स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तो सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। नर्सिंग कॉलेजों में कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर की नियुक्ति को मिली मंजूरी। यमुनानगर में नगर निगम का बनेगा नया भवन। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी जानकारी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से ली जाएगी जमीन। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने की समीक्षा बैठक। विभागीय अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बस स्टैंड परिसर का रखरखाव बेहतर होना चाहिए, ये कहा परिवहन मंत्री ने। यमुना नदी से अवैध खनन का मामला आया सामने। यमुना नदी से करोड़ों रुपए की रेत माफिया ले गई यूपी। शिकायत करने पर हरकत में आए प्रशासनिक अधिकारी। नाकाबंदी के बाद हड़ले से चल रहा ओवरलोडिंग का खेल। ओवरलोडिंग से सड़क दुर्घटनाओं में हुआ इजाफा। ओवरलोडिंग माफिया के आगे पुलिस प्रशासन भी नाकाम। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने राज्यों में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्यों में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। जैसे केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इन संस्थानों में योग्य संकाय सदस्यों की तत्काल कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। तो संविदा के आधार पर कुशल पेशेवरों की भर्ती। इस पहल का उद्देश्य हरियाणा की तत्काल और दीर्घकालीन दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करना है। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में जो बन करके तैयार हुए हैं, क्योंकि अभी हमने ये निर्णय इसके तहत लिया है, इस नीति को मंजूरी दी है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर उसमें जो खाली पद हैं उनको जब तक वो स्थायी पद वहाँ पर नहीं आते तब तक कॉन्ट्रैक्चुअल से उन पदों को शीघ्र ही वो भरे जाएंगे। उसकी भी आज हमने स्वीकृति प्रदान की है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात किसी भी समस्या को लेकर के या कोई क्राइम हो जाता है उनको बाहर रहना पड़ता है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, मुस्तैदी से वो ड्यूटी करते हैं। उनका जो हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2016 में भी ये हमने इस संशोधन को मंजूरी दी है कि अब वो 10 दिन की बजाय उनके दैनिक भत्ते की सीमा 10 दिन से बढ़ा करके उसको 20 दिन कर दिया गया है, क्योंकि कई बार उसको 10 दिन से ज़्यादा लग जाते थे और उसको 10 दिन का ही उसको भत्ते मिलते थे, परंतु 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता था। अब उसको 20 दिन कर दिया है ताकि उनको इस दिक्कत ना आए, उनको पूरा उसके भत्ते मिले। इसको भी आज हमने मंजूरी दी है। एक और हमने निर्णय किया है, हमने ये निर्णय किया है कि जो हमारे पेंशन भोगी थे जिनको जैसे कोऑपरेटिव बैंक के बहुत कम पेंशन मिलती थी या एमआईटीसी के हमारे कर्मचारी थे बहुत कम पेंशन मिलती थी, एचएमटी के कर्मचारी थे उनको बहुत कम पेंशन मिलती थी, आज मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और ईपीएफ पेंशन का कुल योग भी अगर उनकी कम पेंशन है तो 3,000 रुपये तो उनको ये प्रति माह मिलेगी और समय समय पर भी इसको संशोधित किया जाएगा। इसको वृद्धा पेंशन के बराबर वो देने का निर्णय आज हमारी मंत्रिमंडल की इस प्रस्ताव के अंदर मंजूरी इसको भी दी गई है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यमुनानगर नगर निगम और जगाधरी में उपमंडल स्तर पर मिनी सचिवालय के भवन का निर्माण करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक की और इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी मौजूद रहे। हरियाणा के कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने ये कहा कि नगर निगम यमुनानगर के नए कार्यालय भवन के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से जमीन ली जाएगी। तो उन्होंने अधिकारियों को इस उपलब्ध जमीन के परिवर्तन की औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि भवन यमुनानगर के उपायुक्त कार्यालय के सामने बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों को अपने कार्य से नगर निगम कार्यालय जाने में सुविधा होगी। तो परिवहन मंत्री असीम गोयल ने चंडीगढ़ में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की और परिवहन मंत्री ने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य परिवहन विभाग के सभी डिपो और सब डिपो में बस स्टैंड परिसर का रखरखाव बेहतर होना चाहिए। साफ सफाई के साथ साथ खाली जगह को पार्क की तरह विकसित करें और वहां पर घास पेड़ पौधे लगाकर ग्रीनरी बनाए रखें ताकि बस स्टैंड का नज़ारा जो है वो खूबसूरत लगे। उन्होंने सभी बस स्टैंड पर सुलभ शौचालयों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और जहां जरूरत हो वहां पर मुरम्मत या नवनिर्माण भी करवाया जाए। परिवहन मंत्री ने ये कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर बस क्यू शेल्टर के निर्माण की मांग को लेकर जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर नवनिर्मित किया जाए। तो हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने ये कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई बिजली संयंत्रों और उद्योगों में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए उपचारित अवशेष जल नीति लागू की है। दिसंबर 2024 तक बिजली संयंत्रों में नहरी पानी की जगह उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण प्रयासों को और बल मिलेगा। कैच द रेन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लिया। उन्होंने ये कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के प्रयासों की अगुवाई कर रहा है, जिसका लक्ष्य इस नीति के तहत वर्ष 2025 तक 50% और 2030 तक 80% पुनः उपयोग दर हासिल करना है। तो मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में वाटर बॉडी की जियो टैगिंग और प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की है। तो देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीबों को मुफ्त में इलाज करने की पॉलिसी जो है वो अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। हरियाणा में निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस योजना से अब इलाज नहीं करने का फैसला लिया है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने प्रदेश स्तर पर मीटिंग कर फैसला ही लिया है कि हरियाणा सरकार निजी हॉस्पिटल में बकाया 5-6 महीने का बिल का भुगतान नहीं करती है तो सभी निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इलाज नहीं करेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने आयुष्मान हेल्थ कार्ड को लेकर जो है वो सवाल भी खड़े किए हैं। जरा देखिए सर, इसकी वजह मेन यही है कि सरकार ने हमें जो एमओयू हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक सरकार ने जो तय शर्तें थी उसके मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी। 15 दिन के बाद उसमें हमारे एमओयू में लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट नहीं हो पाई 15 दिन के अंदर तो उसका 1% ब्याज की दर से उसमें ब्याज मिलेगा, 1% की दर से ब्याज मिलेगा। लेकिन कोई भी ना ब्याज देना की दूर की बात है और पेमेंट जो है लटकी पड़ी है सभी अस्पतालों की। किसी की 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से पेमेंट लटकी पड़ी है सारी। ये आयुष्मान योजना, किसी भी योजना को शुरू करना और उसको निभाना, ये दो अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पार्टी है। वाहवाही लूटने के लिए योजनाओं की घोषणा तो कर देते हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते हैं। चुनाव नजदीक दिखता है तो एक नई घोषणा कर देते हैं लेकिन चुनाव के बाद उसको निभा नहीं पाते हैं। मैं आपको सैकड़ों योजनाओं की लिस्ट गिनवा सकता हूं जो बीजेपी ने कहा तो लेकिन जमीन पे हुआ नहीं। आयुष्मान योजना जब लाए थे तो ये कहा था कि इससे सब गरीबों का इलाज हो जाएगा। एक तरफ मोदी जी की आयुष्मान योजना है जिसमें 1000 कंडीशन है, जिसमें हजारों फ्रॉड हैं, जिसमें पेमेंट्स नहीं होती हैं समय पे। सारे प्राइवेट डॉक्टर कह रहे हैं कि हम इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे आयुष्मान योजना को। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली और पंजाब में चल रही मेडिकल फैसिलिटीज हैं जहां पे किसी को कोई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, जहां किसी के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई जिसमें 20 समस्याओं को रखा गया था और मौके पर 19 समस्याओं का निवारण कर दिया गया है, जबकि एक समस्या को पेंडिंग रखा गया है जिसका जल्द से जल्द निवारण होगा। हमने काफी गाड़ियों को भी मैदान में उतार दिया है और आने वाले समय के अंदर ये जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर लोगों को राहत मिलेगी। हमने चाहे नालों की सफाई है, चाहे रेन हार्वेस्टिंग जो लगे हुए हैं उनके सफाई की बात है, कि पानी की भी समस्या
ना आए बरसात के समय के अंदर, उसका भी हम पहले इंतजाम कर लें, ये भी बात मैंने कही है। और जल्दी ही उसकी भी सर्विस करके उसको चुस्त दुरुस्त कर लिया जाएगा। मैंने अधिकारियों को ये भी कहा है, निगम के अधिकारियों को, कि आप चुस्त दुरुस्त होकर के और आंख खोल करके काम करें, हमारी जवाबदेही है। अब मैंने बार बार ये वही रिपीट में बात करूंगा, मैंने कहा है कि हम एक हफ्ते के अंदर जब समय दिया है तो हम वेट कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास काम नहीं हो रहा वो लिख करके डीसी साहब को दे दे, हम व्यवस्था खड़ी करेंगे। सब व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, परंतु हमने लोगों के जवाबदेही हमारी सरकार की है, कर्मचारियों की है, उसको हम पूरा करेंगे। हरियाणा में यमुना नदी से अवैध खनन करने का मामला जो है वो सामने आया है, जहां सोनीपत क्षेत्र के गांव पपनेरा से यमुना नदी से करोड़ों रुपए की कीमत के रेत माफिया निकालकर यूपी ले गए हैं। जी हां, गांव के सरपंच ने जब इस संबंध में एसडीएम गन्नौर को सूचना दी तो प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और मौके पर पहुंची पुलिस टीम को आता देख अवैध खनन कर रहे लोग मौके से वाहनों को छोड़कर वहां से फरार हो गए। तो गन्नौर के एसडीएम निर्मल नागर ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पपनेरा गांव के सरपंच ने एक लिखित में शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि भाई जो यूपी क्षेत्र से जो हमारी यमुना की बाउंड्री लगती है, उन्होंने बाउंड्री क्रॉस करके हरियाणा के क्षेत्र में से खनन अवैध खनन शुरू कर दिया है। तो इस समक्ष में माइनिंग अफसर को हमने बोला कि भाई वो एरिया अपना देख के आएँ, तो जिसमें उन्होंने कहा कि सर इसमें पैमाइश करानी पड़ेगी। तो पैमाइश में हमने SOI के जरिए हमने अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई, नायब तहसीलदार के द्वारा इसमें हमने पैमाइश करवाएगी। पैमाइश के अंदर पाया गया कि भाई लगभग 12 से 15 एकड़ जो हमारा हरियाणा का यमुना भूमि का क्षेत्र था, उसमें से इन्होंने अवैध खनन कर रखा था। तो इसके समक्ष में माइनिंग ऑफिसर के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने सुबह 3 से 4 बजे के करीब में वहाँ रेड मारी और रेड में वहाँ अवैध खनन करते हुए पाए गए। उसमें से हमने एक पॉकलेन मशीन, एक डंपर और एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और आगे की आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो प्रशासन और पुलिस द्वारा इलाके में ओवरलोडिंग को लेकर चरखी दादरी जिला में अनेक स्थानों पर नाकाबंदी की है। नाकाबंदी के बाद भी ओवरलोडिंग का गंदा खेल जो है वो किसके इशारे पर लगातार चल रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा ओवरलोडिंग वाहनों के चालान काटकर करोड़ों रुपए का राजस्व मिल रहा है, बावजूद इसके ओवरलोडिंग का गंदा खेल रुक नहीं रहा है। ओवरलोडिंग के कारण हालात ऐसे हो गए हैं कि हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ओवरलोडिंग माफिया द्वारा बनाए व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से इस खेल की चेन जो है वो तोड़ने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। इसका एक कारण स्थायी आरटीओ की नियुक्ति नहीं होना भी माना जा रहा है। चरखी दादरी में बहुत रोड डैमेज हो चुके हैं, सीवर लाइन डैमेज हो चुकी हैं और एक दो पुल भी डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि ये सभी का सभी जो कारण है वो कारण है ओवरलोड गाड़ियों का जाना। और वहाँ पर इतने गड्ढे हो चुके हैं और गड्ढे होने के कारण डेली हमें सुनने को आता है अखबार में, पत्रिका टीवी पर, कि वहाँ पर एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा और बहुत सारे साथी वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस पर संज्ञान लिया जाए सरकार की तरफ से भी और अपने प्रशासन की तरफ से भी। भाई पहले रोड हमारे बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन अभी जो रोडों की जो हालात है आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है। चाहे कोई सा बाईपास हो, हमारा सेफ नहीं है। तो मैं यही बात करना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें और ओवरलोड की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। जो कि पिछले हमारे जो आरटीआ साहिबा थी, उस समय मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से कोई भी ऐसा वाहन नहीं था जो कि ओवरलोड जाता था। उस समय हालात बिल्कुल रोडों की बिल्कुल सही थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही रोडों की ऐसी हालात ऐसी जर्जर हो चुकी है, बहुत सारे साथी एक्सीडेंट होने का खतरा है और आए दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। और हमारी जो पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन है, सीवर की पाइपलाइन है, वो सारी भिचक चुकी हैं। तो इस पर ध्यान देने का विषय है और वो ध्यान देना भी चाहिए। प्रशासन से मेरा निवेदन है इस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही एक आम आदमी वहाँ से गुजरता है, उसके बावजूद भी ऐसी हमारी हालात है। तो प्रशासन ने इस पर पूरा फोकस करना चाहिए कि वास्तव में पहले क्या था और अब क्या है। इतने चंद दिनों में ऐसा क्या बदल गया जो कि रोडों की टूटने की, और अभी आपको मैंने बताया, दोबारा फिर बता दूंगा कि पाइपलाइन की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, चाहे पुल की बात हो, चाहे रोड की बात हो,
तो ऐसा क्या हो गया जो कि इतने कम समय के बाद सब कुछ हालात जर्जर हो गए। यहाँ पे दादरी में बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है माइनिंग से, और ट्रक्स का आवागमन बहुत है। आपने नोटिस किया होगा दादरी के चारों तरफ आपको जो ट्रक्स हैं जो माइनिंग से, स्टोन क्रशिंग यूनिट से निकलते हैं, वो यहाँ पे कम्यूट करते हैं। और ओवरलोडिंग का जहाँ तक सवाल है, हमारे पास जनवरी में यहाँ पे सेक्रेटरी आरटीए मैडम थी, वो रिटायर हो गई थी। उसके बाद हमारे पास अब 6 महीने हो गए, हमारे पास डेडिकेटेड सेक्रेटरी आरटीए नहीं है। महेंद्रगढ़ सेक्रेटरी आरटीए मनोज कुमार के पास चार्ज है, और वो जनरली यहाँ का काम नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है। मैंने ऊपर कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे ओवरलोडिंग पे अंकुश नहीं लग पा रहा बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो जो कि एक डेडिकेटेड सेक्रेटरी आरटीए होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।